हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। उसमें पढ़ेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। मतलब वीबीटी की क्या क्या लिमिटेशंस थी। मैंने आपको जब वीबीटी बताया था तो मैंने आपको वीबीटी का एक कंसेप्ट बताया था कि वीबीटी जब पॉलिंग ने दी थी तो पॉलिंग ने वहाँ पर एक बात बोली थी, या फिर उसके जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे डिपेंड थे किस पर, मैग्नेटिक मोमेंट पर। ठीक है, उसके पास एक यंत्र था, वो क्या करता था, उसको कुछ भी बोलते तो वो हर चीज़ को उस मैग्नेटिक मोमेंट से लिंक करता था। ठीक है, वो जो भी बताता ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, उसके अलावा उसके पास किसी भी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। क्लियर है चीज़? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी। तो उसमें से कुछ एक दो पॉइंट तो आपको पता होंगे, उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं। ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 5। देखो, सबसे पहला पॉइंट है अपना कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिन फ्री और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस। इन दोनों के बारे में बता नहीं पाया था कि कौन सा कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो स्पिन फ्री होगा या फिर स्पिन पेयर होगा। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में वो बता नहीं पाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ये बात सारी की सारी कि ये वीबीटी जो है इनके बारे में नहीं बता पाया था कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। ये तो हमें देखो, ये तो हमने बोला था कि अगर एन डी यूज में आ रहा है तो इस तरीके का है, या N-1D काम में आ रहा है तो इस तरीके का है। बाकी वीबीटी जो था, पोलिंग तो जो था, उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट। वो मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर चीज़ों को फिर एक्सप्लेन करता था। ठीक है, और वो भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता था, मतलब वो कभी भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अपना मेन चीज़ क्या है, VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिन पेयर और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में वो बता नहीं पाया था। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्पिन फ्री और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 11 से लेकर 15 जो है, ये पाँचों लेक्चर वीबीटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो उनको आप देखिए। ये जो मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया था यूज्ड बाय पोलिंग, जो पोलिंग का जो क्राइटेरिया था किसी भी कॉम्प्लेक्स को बनने का, वो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो उसने क्या बोल रखा था, क्राइटेरिया यूज्ड बाय पोलिंग, हाँ जी, टू फॉर्म आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो क्या था, ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या था, केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट था। मतलब कोई भी चीज़ बताता था तो उसको मैग्नेटिक मोमेंट से लिंक करता था। ठीक है, बाकी कुछ पूछते चुप, इसका मुंह बंद हो जाता था। क्लियर है चीज़? ओके, तो ये था अपना फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। क्लियर है? दूसरी बात क्या थी कि ये कभी भी जो कलर प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सेस की, वो नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पूछते भैया कलर क्यों आ रहा है, एक बात बोलता कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन इसका कलर ऐसा, इसका कलर ऐसा नहीं। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर गिवन बाय द वीबीटी। मतलब इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा। सही है? ओके, तो ये अभी आपके समझ में आना चाहिए कि वीबीटी ने इस जो कलर प्रॉपर्टी है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो इसने नहीं बताई। ठीक है, उसके अलावा वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन सम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो बता देता था ये फिर भी, लेकिन इसकी जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी थी वो कभी नहीं बता पाया। किसी का कितना आ रहा है, किसका कितना आ रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स है उसका रूट 8 आ रहा है, किसी का रूट 15 आ रहा है, तो उस तरीके से जो जो प्रॉपर्टीज थी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, वो उनके बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, ये था इसकी एक तो लिमिटेशन, 3 लिमिटेशन हो गई इसकी। एक तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में नहीं बता पाया। कॉम्प्लेक्स की कलर प्रॉपर्टी के बारे में ये नहीं बता पाया। तीसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ये कभी भी क्वांटिटेटिव जो प्रॉपर्टी थी किसकी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वो कभी भी ये नहीं बता पाया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद हम देखते हैं कि इसने एक चीज़ और नहीं बताई कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी या नहीं करेंगी। ये जो वेरिएशंस है ये इसके बारे में भी नहीं बता पाया था। इससे जो भी पूछते थे ये बिल्कुल चुप हो जाता था। क्लियर? तो ये सारी जो 4 लिमिटेशंस हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई, इसकी 4 लिमिटेशन कौन कौन सी हो गई कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो गया कलर प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं बता पाया, और चौथा क्या है अपना कि वेरिएशन विद टेम्परेचर इन द मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर? उसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम आगे जाके CFT पढ़ेंगे। हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन हम पढ़ते हैं। ये डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्टेड होते थे उनके बारे में भी ये नहीं बता पाया था। ठीक है, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट क्यों होता है, वो सारी चीज़ें। देखो, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप ग्रुप थ्योरी के बारे में जानते हो, तो आपको पता होगा कि हाँ जी, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके 2 तरह के पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं। अगर वो बिल्कुल आइडियल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH। जब मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एक बार समझ लीजिए, एक बार आप देखो,
सपोज दैट कि ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ कोई मेटल है, ये क्या है, कोई मेटल है। इस मेटल पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इससे मैंने ये 4 लिगेंड जोड़ दिए और 2 ऊपर और 2 नीचे जोड़ रहा हूँ इधर। क्लियर है चीज़, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, देखना इसको ये ले लेते हैं। हाँ जी देखो, एक तो ये जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ से ये जोड़ दिया, ठीक है, और एक मैंने जोड़ दिया ये लो, ठीक है। ये हो गए, ये मैंने कुछ 4 लिगेंड ले लिए, एक एल, एक मिनट, ओके। ये अपना होता है इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में आप सभी जानते हो। क्लियर। ये मैंने यहाँ पर क्या करे, लिगेंड जोड़ दिए, 6 लिगेंड, एल 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 एल। अगर ये 6 लिगेंड की जो डिस्टेंस है मेटल से, पहली बात तो 6 लिगेंड क्या है यहाँ पर, आइडियल है, ठीक है, एल लिखा है मैंने सबका, एक मेटल है। अब ये ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, इस ऑक्टाहेड्रल में अगर सारे लिगेंड सेम है और यहाँ पर इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका मतलब जो ये 4 बॉन्ड जो प्लेन में हैं, ये मेटल है, देखो ये मेटल है, ये मेटल, मेटल से एक लिगेंड जा रहा है, ये एक लिगेंड जा रहा है, ये एक लिगेंड आ रहा है इधर, एक लिगेंड आ रहा है इधर, ये 4 लिगेंड है इसके पास, ठीक है। ये 4 लिगेंड जो है सेम प्लेन में है और एक लिगेंड है इसके ऊपर और एक लिगेंड है इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये है अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सब सेम रहती है तो इसको अपन बोलते हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको अपन, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है चीज, इसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। आइए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का सिंबल क्या होता है, OH, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। लेकिन अगर ये जो 2 बॉन्ड हैं जो कि प्लेन के एक तो ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, अगर ये दोनों बॉन्ड लेंथ अगर प्लेन वाले बॉन्ड से अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग हो जाए, इस तरीके से देखना है, इसको समझना इस तरीके से। ये मेटल है, इससे 4 लिगेंड मैंने ये बना दिए, ठीक है, और एक ऊपर, एक को तो मैंने बना दिया काफ़ी बड़ा, ठीक है, मतलब जो प्लेन वाले बॉन्ड है मैंने इससे क्या कर दिए, छोटे कर दिए। क्लियर, ओके, क्लियर है चीज। अब देखना, अब समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। एल 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 एल, देखो है क्या यहाँ पर। अब ये जो लिगेंड है ये वाले, जो कि कौन से हैं, ये जो लिगेंड हैं, ये वाले लिगेंड इस टाइप से, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो मैंने क्या कर दी, ये जो प्लेन में बॉन्ड है इनसे मैंने ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई है, क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड। अब ऑक्टाहेड्रल को आप देखोगे, ऑक्टाहेड्रल जो होता है हर तरफ से क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल को आप कैसे घुमा लो, ठीक है, अगर आप इन दोनों बॉन्ड को लेके देखते हो तो भी ऑक्टाहेड्रल होता है, इन दोनों बॉन्ड को लेके देखते हो तो भी ऑक्टाहेड्रल, और इन दोनों के साथ तो ऑक्टाहेड्रल आपको दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर इसको लेकर तो आपको फिर भी दिख जाएगा ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जब आप इनको लेकर देखोगे तो भैया ऑक्टाहेड्रल आपको दिखेगा ही नहीं। आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको, हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर और बाई पायरामिडल। क्या दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल। इसकी ज्योमेट्री थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में और अच्छे से। स्क्वायर प्लेनर बाई पायरामिडल का मतलब क्या है कि ये 4 जो बॉन्ड हैं ये वाले, ये तो सेम है प्लेन में, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड हैं ये अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है। ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर। अब इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है, देखो ऑक्टाहेड्रल का जो पॉइंट ग्रुप आता है वो तो क्या आता है, वो तो आता है अपना OH, वो तो क्या आता है अपना OH, ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका पॉइंट ग्रुप जो आता है वो आता है D4H। कितना आता है, D4H। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझना, ये मैं ग्रुप थ्योरी में बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं, OH और D4H, ठीक है। इनकी कुछ सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, उनके बेसिस पर अपन इन चीज़ों को निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए अब। क्लियर। ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये जो है ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, इसको अपन बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको अपन, डिस्टॉर्टेड, हाँ जी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। और ये था अपना ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो ये ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के बारे में ये नहीं बता पाया था, ये उसके बारे में नहीं बता पाया था कि ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जो होती है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल की, वो क्यों होती है, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करेगा कौन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में JTD। ये एक्सप्लेन करेगा इसको JTD, ठीक है, कि भैया कैसे होता है ये डिस्टॉर्शन, कैसे होता है। ये जरूरी नहीं है ये जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं ये वाले, ये इन प्लेनर वाले बॉन्ड से बड़े ही हों, ये छोटे भी हो सकते हैं ये, ठीक है। जब तो अपन आगे जाके देखेंगे कि Z इन और जो Z आउट होता है वो इसी से निकलता है, ठीक है। 2 वर्ड जो है Z इन और Z आउट, ये अपन सीखेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में CFT के बाद। क्लियर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसने क्या बोला था, हाँ जी देखो,
इसने एक बात बोल दी, कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये नहीं बता पाया, जिसको एक्सप्लेन करेगा कौन, GTD। एक्सप्लेन कौन करेगा उसको, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्लियर है चीज़, ठीक है। ये अपने कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए ये, हाँ जी, सॉरी 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं हम 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, वाई द कॉम्प्लेक्सेस, हाँ जी, ऑफ कोबाल्ट+2 एंड कॉपर+2 हैव रिड्यूसिंग पावर बट डिफरेंट। मतलब ये अलग अलग क्या रखते हैं, रिड्यूसिंग पावर रखते हैं, जबकि इनको सेम रखनी चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों रखनी चाहिए इनको सेम, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद बोल दोगे यार सही बात है, इनको सेम रिड्यूसिंग पावर रखनी चाहिए, लेकिन नहीं रखते ही। तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो रखते ही नहीं है। तो इसका फिर रीज़न क्या था कि भैया इनकी रिड्यूसिंग पावर अलग अलग क्यों है। जब आपसे इनसे पूछा पोलिंग से कि भैया हाँ जी बताओ, ये भैया हो गए चुप, इनका कोई आंसर नहीं निकला, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि क्यों होता है इनकी रिड्यूसिंग पावर अलग अलग। तो द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट+2, हाँ जी, हैव मोर रिड्यूसिंग पावर एज कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर+2। मतलब कोबाल्ट+2 की जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, कॉपर+2 के कंपैरिजन में। क्लियर है चीज़, ओके। अब हम देखते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कि ये एक हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया, एक हमने लिया कॉपर का, एक कोबाल्ट का लेते हैं अपन और एक इसका लेते हैं कॉपर का। यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट+2 है, इधर भी क्या है, कॉपर+2। क्लियर, ओके। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, COCN6 को, ठीक है। इस पर क्या चार्ज है, -4, इस पर क्या चार्ज है, -4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा क्यों रखता है। क्लियर, आ जाओ। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, देखते चलो। यहाँ जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट पर क्या चार्ज है, +2। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, हाँ जी 6, कितना है 6, एक मिनट, हाँ जी देखना, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, कितना है 6। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 या फिर d2sp3। ओके, देखना समझना इसको ध्यान से। हाँ देखो, कोबाल्ट कितना निकलेगा, +2, कोबाल्ट+2। अब कोबाल्ट+2 जो है इसके पास हमें पता है कि इसका अगर कोबाल्ट का देखें तो इसका हाइब्रिडेशन, सॉरी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका 3d7 एंड 4s2। क्या होता है, 3d7 एंड 4s2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3d7 एंड 4s2, लेकिन हमें पता है अच्छे से कि +2 चार्ज में है, इस पर क्या है, +2 चार्ज में, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास, डेफिशिएंसी है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। मतलब क्या बचेगा, 3d7 4s0 और उसके बाद वही 4p एंड 4d, इस तरीके से होता ही है। अब हम क्या करते हैं इसको, भाई जब हम VBT सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं हम, हाँ जी, हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, देखो समझना उसको बहुत ध्यान से। ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5, क्लियर है चीज़, हाँ जी, ओके। देखना अब मैं इसमें क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करूँगा मैं यहाँ पर। ये हो गया मेरा 4p और ये हो जाएगा मेरा 4d, ये क्या हो जाएगा 4d, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है चीज़। अब देखो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा हूँ, 7 में इलेक्ट्रॉन, पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ 0 है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है चीज़, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि लिगेंड कैसा है, साइनाइड है, कैसा लिगेंड है, साइन। पहले आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, उसका मैंने कंसेप्ट आपको दे रखा है कि अगर मेटल 3D या 4D 5 की है, अगर 3D है तो भैया आप चेक करोगे, आगे जाओगे 4D 5D में तो रिडिस्ट्रीब्यूशन आप कर दोगे। 3D में अगर 3D मेटल है फिर आप देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर +3 से ज़्यादा है तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, और अगर नहीं है तो भैया आप फिर देखोगे नेचर ऑफ लिगेंड। अगर नेचर ऑफ लिगेंड में आप देखते हो कि अगर हेलाइड्स हैं, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, HCN- है, NO2- है, तो ये अगर इस तरीके के वीक फील्ड लिगेंड आते हैं तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे। लेकिन अगर साइनाइड, अमोनिया, ऑक्सीलेटो इस टाइप के लिगेंड अगर आते हैं तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। और यहाँ पर आ रहा है साइनाइड, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, आफ्टर, रीजन मैंने बता दिया आपको, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखना इधर 1 2 3 4 5, क्लियर, देखना समझना, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है देखना, हाँ जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसका हम क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने, 2, क्योंकि हमें 6 क्या करने हैं, हमें क्या करने हैं, 6
साइनाइड के जो लोन पेयर्स हैं उनको फिलअप करना है इन द मेटल्स ऑर्बिटल। क्लियर। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 CN हम लेके आएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन में बचा हुआ है और जब तक किसी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है तो वहाँ पर कोई लिगेंड नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और हम कहाँ पटक देंगे इसको, भैया आप यहाँ से उठो और आप आ जाओ इसमें, कहाँ आ जाओ इसमें। क्लियर है। इसको अपन ने उठाया और वहाँ पटक दिया। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे मैं वापस से ये इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ये समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। हाँ जी देखना भैया, देखना 1 2 3 4 5, छोटा कर देते हैं इसको, लो ये लो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहा हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ पर, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। सही है। अब समझना देखो ध्यान से बहुत। अब मैं क्या करूँगा, 6 साइनाइड के जो लोन पेयर्स हैं उनको मैं यहाँ पर इसमें फिलअप करने वाला हूँ। ये लो भैया, 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN 5 CN और ये 6 CN। क्लियर। देखो ये इसके लोन पेयर आ गए, ये लो भैया आगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या करने वाले हैं। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डॉट डॉट से हाईलाइट कर लेते हैं और हाईलाइट करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स यूज़ में आ रहे हैं। हम उसके बाद देखते हैं, देखना भैया यहाँ से 2 तो आ रहे हैं किसके, D के, 2 तो किसके आ रहे हैं, D के। एक आ रहा है किसका, S का, और एक आ रहा है और 3 आ रहे हैं किसके, P के। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 क्या है, सॉरी D2sp3 क्या है, D2sp3। अब समझना ध्यान से बहुत बात को कि अपना जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या था, अपन जो सॉल्व करना चाह रहे थे वो क्या करना चाह रहे थे कि भैया कॉम्प्लेक्स जो है कोबाल्ट +2 का वो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रखता है। देखो समझना, मेरे को एक चीज़ बताना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये होता है कि किसी का दूसरे का रिडक्शन कर देना, कि दूसरे क्या कर देना, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि दूसरे में इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। भैया आप दूसरे में किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले हो तो आपके पास खुद के पास भी तो कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना एक्स्ट्रा। सही है। आपके पास खुद के पास भी क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब समझना ध्यान से इस चीज़ को, मतलब इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ये रहा आपके। इसके पास क्या दिख रहा है, एक बहुत अच्छा सा एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है, समझने से को ध्यान से, ये किस ऑर्बिटल में देखना भैया, ये है भैया किसमें, 4D ऑर्बिटल में। ये देखो ये तो हो गया 4D, ये हो गया 4P, ये हो गया 4S और ये हो गया 3D। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के आया कहाँ से, 3D से, अगर ये 3D से 4D में जा रहा है, सुनना ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में उठ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में उठ के जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ज़्यादा हो रहा है, वो आउटर मोस्ट सेल में जा रहा है। इसका मतलब उस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली किसी को भी डोनेट हो सकता है। सही है। ये इलेक्ट्रॉन अब किसी के पास भी जा सकता है और किसी का भी रिडक्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या है, बहुत कम है। क्लियर है चीज़, समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी। दिस इलेक्ट्रॉन हैव लेस, हाँ जी, लेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके ऊपर क्या है, लेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। बोलो भैया समझ में आया या नहीं आया। इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत कम है, इसलिए ये क्या कर सकता है, इजीली किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी बोलो भैया समझ में आया या नहीं आया। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का होता है। सही है, ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए दिस कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है ये, मतलब किसी दूसरे का रिडक्शन ये कर देता है। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। देखो हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, हमें पता लग गया कि ये जो एग्जाम्पल है ये कैसा है, इसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है, रिड्यूसिंग पावर जो है इसकी वो क्या है, ज़्यादा है। अभी तो हमने ये नहीं देखा कि ज़्यादा है कम है, बस ये इसकी रिड्यूसिंग पावर है। अब इससे ज़्यादा है या कम है वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे हम। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या था, CuNH3 का होल 4+2। ये लो CuNH3 का होल 4+2, ये रहा एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करते हैं हम। आ जाओ, अब आती है इसकी बारी।
समझना ध्यान से, CuNH3 का होल फोर, इसको आपको सोल्व करना है। पहले आप क्या निकालोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, और उसको निकालने के लिए आप देखते हो कि यहाँ पर कॉपर पर कौन सा चार्ज है, +2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 4, कितना है 4, क्योंकि इस अमोनिया कितने हैं 4, क्लियर। हाँ जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये दो टाइप की कॉम्प्लेक्स बना सकता है ये, या तो बनाएगा स्क्वायर प्लेनर या बनाएगा ये, हाँ जी, या तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा या फिर ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या बनाएगा अभी, आ जाओ। हाँ जी, देखना समझना ध्यान से बहुत इसको। देखो मैं लिख रहा हूँ कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉपर कहाँ आता है, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर, मतलब 3d9 एंड 4s2, ठीक है, 3d9 एंड 4s2, ये लो भैया 3d9 एंड 4s। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से, उसके बाद 4p देन 4d, क्लियर। इसको हम फिलिंग कर देते हैं इसकी, अब ये लो भैया इलेक्ट्रॉन से फिलिंग कर देते हैं हम, ये लो 1 2 3 4 5, सही है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भैया 4s, ये 4p, और ये हो गया अपना 4d, 1 2 3 4 5, क्लियर। समझना आप ध्यान से बहुत। देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है इसका, वो क्या हो सकता है, इसके पास 4 लिगेंड है, कितने लिगेंड है 4, अगर ये 4 लिगेंड, आपको पता है 3d9 होता है, जब 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम कहाँ डाल देते हैं, या तो p में डालते हैं या d में डालते हैं, मतलब इसको हम आगे भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं, क्लियर है चीज़, इसको हम कहाँ भेज देंगे, आगे। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को मैं उठा के कहाँ डाल रहा हूँ, हाँ जी, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने उठाया और कहाँ भेज दिया, मैंने डी में भेज दिया, या डी में नहीं भेज के मैं कहाँ भेज देता हूँ, पी में भेज देता हूँ उसको, क्योंकि आपको पता है अच्छे से, मैंने आपको बता रखा है कि पी और डी में जब भेजना हो तो हम प्रेफर किसको करते हैं, पी को करते हैं, किसको करेंगे, पी को। तो हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैंने कहाँ भेज दिया, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लो 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। उसके बाद ये 4s हो गया, ये हो गया अपना 4p, और ये हो गया अपना 4d, क्लियर है। कोई समस्या किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज इट इज मैंने फिलअप कर रखे हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है यहाँ पर, क्लियर। अब देखना समझना इसको ध्यान से, मैं क्या करूँगा, अमोनिया के लिगेंड जो हैं, ये अमोनिया को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, एक अमोनिया मैंने डाला इधर, एक अमोनिया आ गया इधर, एक अमोनिया इधर, और ये लास्ट, सही है। और हम बना रहे हैं क्या, देखना इधर, हाँ जी, हम क्या करेंगे, ये लो भैया, ये हमने क्या करा, इसको ब्लॉक कर लिया, और ये अमोनिया के इसको जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अमोनिया के लोन पेयर जो थे, ये इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, इसने क्या कर दिए, ये डोनेट कर दिए, क्लियर है चीज़। हाँ जी, देखना यहाँ से हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है, एक तो डी का काम में आ रहा है, एक एस का काम में आ रहा है, और 2 पी के काम में आ रहा है। इसका मतलब जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखना भैया DsP2, मतलब ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर है। अब समझना बहुत ध्यान से बात है, अब बहुत ध्यान से बात समझना। इसने वो एक चीज़ बोली थी कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसको, कि रिड्यूसिंग पावर कोबाल्ट +2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर +2। देखना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस पर भी हम देखते हैं, इस पर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, कम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो उठ के यहाँ पर आ गया, तो इसके ऊपर भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, कम, और इसको भी एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, इसको भी क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, बट it is not a reducing agent, मतलब but it is not a good reducing agent, क्लियर, ध्यान रखना, but हाँ जी भैया, but it is not a good reducing agent, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, सही है। हाँ जी बोलो भैया, कोई दिक्कत है किसी को भी, लो भैया, इसमें कुछ समस्या हो तो बताओ, मतलब ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। दिक्कत तो अब हो गई आपको कि भैया आपने बता भी दिया कि इसका तो बल्कि कम होना चाहिए रिड्यूसिंग पावर, फिर भी इसका आप बोल रहे हो रिड्यूसिंग पावर इसका क्या है, हाँ जी
इसका एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो जबकि इसका तो कम होना चाहिए। अब वो कम क्यों है, देखो समझना बात को बहुत ध्यान से। इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, मतलब कोबाल्ट +2 हो चाहे कॉपर +2 हो, दोनों क्या होने चाहिए थे, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए थे। अब जब वीबीडी पॉलिंग से पूछा गया कि भैया बताओ कि ऐसा क्यों आ रहा है अभी ये, कि दोनों का तो सेम होना चाहिए था रिड्यूसिंग पावर, फिर भी नहीं है यहाँ पर, तो पॉलिंग हो गया चुप, मतलब वीबीटी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सही है। अब हम देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, इसका जो अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है वो क्या दिया गया, वो मैं समझाता हूँ आपको, उसको समझना एक बार ध्यान से, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था, उस एक्सप्लेनेशन को समझना, उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे, देखो उसका एक्सप्लेनेशन क्या था समझना। जैसे कॉपर +2 है, ये क्या है, कॉपर +2, ठीक है। इस कॉपर +2 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर, हाँ जी, 1 2 3 4 एंड 5 के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे। पहले तो यहीं पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, ये 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्या दी गई, इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि इस इलेक्ट्रॉन को आप यहीं रहने दो, इस इलेक्ट्रॉन को आप यहीं रहने दो, ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहता है ये, ठीक है। हाँ जी, समझना ध्यान से बहुत बात, समझना ध्यान से बहुत बात। अब अमोनिया के जो लिगेंड थे, सॉरी अमोनिया जो था लिगेंड, वो जब 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, अमोनिया जब 4 लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो कैसे करेगा, वो करेगा एक इसमें, एक इसमें, हाँ जी, एक इसमें। उन्होंने ये तो पता कर लिया था कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, लेकिन कतई अगर स्क्वायर प्लेनर होगी तो या तो उसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2, क्या, या तो क्या हो गया, या तो क्या होगा DsP2, या उसका हो सकता है sp2d, क्या हो सकता है sp2d। क्लियर है चीज, हाँ जी। तो इसका मतलब एक तो गया S में, 2 गए किस में, P में, और एक गया D में, और अभी यहाँ पर एक P ऑर्बिटल क्या रह गया, वेकेंट रह गया, क्या रह गया, वेकेंट। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दी गई थी। क्लियर, देखो समझना ध्यान से बहुत बात, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये इस तरीके से, और ये लो भैया इस तरीके से इसको बताया गया कि ये लो ऐसे होता है ये। क्लियर है, हाँ जी। ये था अपना क्या, 3D, ये 4s, ये 4p, और ये 4p। मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज में आए वो कौन कौन से आए थे, वो आया था, एक तो आया था S का, एक 2 आए थे P के, और एक आया D का। ये इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दी गई, ये क्या दी गई, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। मतलब ये रिड्यूसिंग, अब देखो ये रिड्यूसिंग पावर इसकी थोड़ी कम भी है, और ये स्क्वायर प्लेनर भी है, और इस तरीके से इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया, sp2d। अब अपन देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 3D ऑर्बिटल में है, और थर्ड जो शेल होता है और 3D ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है एज कम्पेयर टू 4D। अगर इलेक्ट्रॉन 4D में होगा तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर क्या होगा, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये 4D ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का इस पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा अगर 4D में है तो। लेकिन अगर ये पास आ जाए, थोड़ा 3D में आ जाए, तो 3D में इस पर जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा तो उसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग नेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। और कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर। अगर आपके सामने इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि बताओ CuNH3 का होल 4, इस पर +2 चार्ज है, कि इस पर, हाँ जी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपको बोल दे कि बताओ इसमें इसका जो हाइब्रिडेशन है वो DsP2 होगा या sp2d होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके सामने एक ही ऑप्शन आए, सिंगल ऑप्शन, तो आपको ये वाला टिक करना है, इट इज़ मोर करेक्ट, इट इज़ मोर करेक्ट। अगर ये नहीं दे तो फिर ये तो है DsP2, ठीक है। लेकिन अगर sp2d उसमें लिखा हुआ है तो sp2d आंसर विल बी द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। वो क्या होगा, ज़्यादा सही आंसर होगा इसका, सही है, sp2d। तो देखो यहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, यहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपन ने देखा कि कोबाल्ट +2 जो था, कोबाल्ट +2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हमने देखा उसको। कॉपर +2 जो है वो एक कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि होना तो उतना ही चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वीबीटी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो थी, ये थी इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। ये क्या थी इसकी अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, हाँ जी, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, सही है। ये इसकी क्या है, अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, ओके। देखो इसको, अब देखना भैया बहुत गजब की चीज़,
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अपना लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो CSIR नेट में आया हुआ है और वो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। वो एग्जाम्पल किसी ने सही नहीं किया था। ठीक है, देखो वो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। वो क्या है? आपके सामने ये सवाल है, इसको पढ़ो, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना और इसका आंसर निकालना, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, वीडियो पॉज करना और पॉज करने के बाद मैं हट जाता हूँ। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो और आराम से सॉल्व, 2-3 बार पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसी वीडियो में इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना एक बार। अगर सॉल्व होता है तो आपका आंसर क्या आता है, A, B, C या D, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले यह बता देना सॉल्व करने से पहले। ठीक है, आ जाओ, मेरे सॉल्व करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। मैक्सिमम लोगों ने, सबने गलत किया था इसको, किसी का सही नहीं गया है, ये मान के चलो। अब CSIR नेट का एग्जाम्पल है, बहुत गजब का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल था इसका भी। देखो अब क्या है, क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। द कंपाउंड, ए कंपाउंड विद द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इस फॉर्मूले की। क्लियर? हाँ जी। FeH2 का होल 4 CN का होल ट्वाइस हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ZBm। Z पता नहीं कितना है, ठीक है, वही तो पूछ रहा ही है। ZBm दैट इज करस्पॉन्ड टू, मतलब वो कितना होगा, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका। हाँ जी, वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा वही हमें चेक करना है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा वो हम चेक करते हैं एक बार। हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला है, कौन सा, ये FeH2 का होल 4 CN का होल ट्वाइस। लोगों ने क्या करा, लोगों ने इसको देखा कि भैया आयरन है, 4 H2O है, 2 CN माइनस लिगेंड है। तो यहाँ पर इधर देखेंगे हम तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगी, +2। क्या निकल के आ रही है, +2 के केस में हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, 3d6। क्या आएगा, 3d6। वहाँ से अगर 3d6 में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि H2O लिगेंड जो होता है एक वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उस केस में लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया, देखो ये इस तरीके से कि ये है 3d6 आएगा, तो 3d6 में हम इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, और इस तरीके से ये, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4। कितने आ जाएंगे, 4। और ये चारों के चारों चेप के आ गए, ये रहा। ऑप्शन में था ये आंसर भी, ऑप्शन में ये आंसर था, लेकिन भैया ये है गलत। क्या है ये, गलत है, ये सही नहीं है। ये तो गलत क्यों है इसको मैं समझाता हूँ। देखो ये आंसर सही नहीं है। क्लियर? सही क्या होगा, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना था। सॉल्व कैसे नहीं करना था, क्योंकि इसने एक बात बोली है कि भैया एम्पेरिकल फार्मूला इसका ये रहा। इसने क्या दिया है, एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर? और उसने एक हिंट भी दिया है। फिर यहाँ पर एक हिंट क्या दिया है इसने, देखो इसने दिया 2 ऑक्टाहेड्रल आयरन प्लस 2 स्पीसीज, मतलब 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज हैं ये आयरन की। ठीक है, इन्वॉल्व, यहाँ पर 2 आयरन की स्पीसीज क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई हैं, 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, ईच कंटेनिंग अ सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड। ईच कंटेनिंग सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड, भैया ये तो खुद बोल रहा है कि सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड है, या तो उसमें क्या होंगे H2O के होंगे, या उसमें क्या होंगे CN के होंगे। और ऐसे 2 आयरन वाली स्पीसीज क्या हुई है यहाँ पर इन्वॉल्व हुई हैं, जिसमें 2 टाइप के लिगेंड है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स में सेम टाइप का लिगेंड है। वहाँ पर क्या है, सेम टाइप का लिगेंड। ठीक है, हाँ जी, सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स लेना है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, इसका फॉर्मूला। अब वो हम कैसे बनाएंगे उसको हम सीखते हैं एक बार। क्लियर है चीज़? हाँ जी, समझ में आया नहीं आया ये चीज़, इसको हम सीखते हैं एक बार। आओ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक बार समझ में आना चाहिए आपके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आओ देखो, समझना इस चीज़ को एक बार ध्यान से। हमको जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है, देखना। हाँ जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ जी, वो क्या है अपना, देखो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है अपना, वो है FeH2O का होल 4 CN का ट्वाइस, और ये सही है, किसी को समस्या। हाँ जी, और हिंट में क्या बोला गया है कि 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज Fe+2, ये जो 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है ये यहाँ पर इन्वॉल्व हुई हैं, और दोनों ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड है। क्लियर है चीज़? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एक बार देखो, हम उसके उसी हिंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जो आपको हिंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज बनाते हैं। ये लो भैया, ये बोला गया है ना आपसे, अरे ये देखो 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज आर इन्वॉल्व, लो भैया, और दोनों में क्या है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। ये लो, ये बना दिया, हाँ जी, और एक बना दिया FeCN का होल
ट्वाइस। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर आपको इस Fe पर क्या है +2 चार्ज, इस Fe पर क्या है +2 चार्ज, अगर इस Fe पर +2 चार्ज है, समझना ध्यान से, इस Fe पर +2 चार्ज है तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा -4। ये निकालना आपको आता है अच्छे से, ये आपको निकालना आता है। देखो क्या करते हैं अपन इसका, फिर भी बता देता हूँ एक बार ताकि क्वेश्चन मेरे को समझाना है यहाँ पर, फिर लोग बाग जिनको नहीं निकालना आता वो फिर वापस से पिछले वीडियो देखेंगे ताकि एक बार समझ लो। इसको अपन x मानते थे, x = क्या होता था, देखो एक Cn पर कितना, सॉरी Cn2 नहीं आएगा ना, Cn6 आएगा ना, यहाँ पर किसने लिखा है, गलत बात, Cn6 और यहाँ इसको माना अपन ने x। देखो x = क्या हो जाएगा, एक Cn पर कितना है भाई -1 तो कितना आ जाएगा -6, Fe पर कितना है दिया हुआ है +2, ये लो भैया, तो -6 + 2 कितना आ जाएगा -4, तो x = क्या आ गया -4। इस -4 को उठाकर रख दो यहाँ पर, ये लो भाई साहब, सही है। इस कॉम्प्लेक्स पर भी क्या दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है +2, तो यहाँ पर कितना आएगा +2 ही आएगा, कितना आएगा +2। अब इससे यदि आप मोलिकुलर फॉर्मूला बनाते हो, अब तक ये जो ऊपर वाला दिया गया था ये था एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या था एम्पिरिकल फार्मूला, आपको बनाना है मॉलिकुलर फार्मूला। क्यों, क्योंकि सॉल्व तो हम मॉलिकुलर फार्मूला से ही करेंगे ना चीज़ों को, ठीक है, एम्पिरिकल से तो करेंगे नहीं, एम्पिरिकल से हमने देख लिया करके, एम्पिरिकल से हमने सॉल्व किया था तो ये आंसर आ गया था 4, जो कि गलत था, ठीक है, जबकि इसने हिंट भी दिया है, आ जाओ देखना। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मॉलिकुलर फार्मूला बनाते हैं। आपको पता है मॉलिकुलर फार्मूला जब बनाना होता है तो आप क्या करते हो, इस 2 को यहाँ भेजते हो, 4 को यहाँ भेजते हो और ऑटोमेटिक मॉलिकुलर फार्मूला बन जाता है। अरे ऐसे नहीं करते थे क्या, Na जो है, हाँ जी, जैसे आपने लिया कैल्शियम और एक लिया Cl, कैल्शियम पर होता था +2 चार्ज, इस Cl पर होता था -1 चार्ज, ठीक है, तो आप क्या करते थे, इस 2 को यहाँ भेजते थे और एक को यहाँ भेजते थे और आपका मॉलिकुलर फार्मूला बनता था। Ca जो है, इस 1 को आपने इसको अभियुक्त तो करते थे ऐसे और ये ऐसे, सही है, तो Ca पर तो होता था 1 और Cl पर क्या आता था 2, ये लो CaCl2, इस तरीके से बनता था ना मॉलिकुलर फार्मूला, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं अभी, ठीक है। देखो हाँ जी, हम क्या करेंगे, इस 2 को तो भेजेंगे हम कहाँ पर, हाँ जी, इस 2 को तो हम भेजेंगे यहाँ पर और इस 4 को हम भेजेंगे यहाँ पर, सही है, भेजते हैं इसको। देखो Fe, हाँ जी, FeH2O का होल 6, इधर तो आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा FeCN का होल 6 2, इधर क्या आ जाएगा 2। अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही है, ये लो भैया। अब यहाँ से जो एग्जैक्टली निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम एक बार सॉल्व कर इसको इजी बना के देखेंगे ना, हम इससे क्यों सॉल्व करें हम इसको, ठीक है, 2 और ये क्या आ जाएगा FeCN6 1, क्लियर। अब ये जो हमारे सामने बना ये है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला, ये क्या है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला, इधर लिख देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला, सही है। तो ये हमें अब समझ में आना चाहिए अच्छे से, ये हमने निकाल लिया मॉलिकुलर फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला जो निकला हमारा, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि आयरन कितने हैं और वो कितने हैं, अमोनिया कितने हैं, सॉरी अमोनिया नहीं, वाटर कितने हैं और साइनाइड कितने हैं, क्लियर है चीज़। देखो इस फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, हाँ जी, देखना समझना इसको बहुत ध्यान से, FeH2O का होल 6, हाँ जी, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका ट्वाइस और इधर आ गया FeCN का होल 6, ये बना गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर एक रेशो लिखता हूँ मैं, रेशो अगर मैं किसका लिखता हूँ, आयरन का, देखना समझना भैया, एक तो लिखता हूँ मैं आयरन का, एक लिखता हूँ मैं H2O का, H2O और एक लिखता हूँ मैं Cn का। अगर मैं इनका रेशो लिखता हूँ यहाँ पर, तो रेशो कितना कितना आ रहा है, देखना आयरन तो कितना है यहाँ पर भैया, 2 तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितने आ रहे हैं 3, कितने आ रहे हैं 3। H2O कितने आ रहे हैं यहाँ पर 6 और 6 12, कितने आ रहे हैं 12, और Cn कितने आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी Cn कितने आ रहे हैं 6, कितने आ रहे हैं 6, ये लो भैया। एक बार मैंने ये भी निकाल लिया यहाँ पर, इसका क्या मीनिंग है बताऊँगा आपको अच्छे से बहुत में, ठीक है। इसको मैं एक बार साइड कर देता हूँ, लो भैया आप हो जाओ साइड और हो जाओ छोटे थोड़े से, ठीक है, ठीक है। अब समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई, क्लियर है चीज़। अब देखो, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला आपके समझ में आ गया था, ये मॉलिकुलर फार्मूला आपके समझ में आ गया, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगा, दोनों मॉलिकुलर फार्मूला जो था, ये मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, इस कॉम्प्लेक्स को अलग सोल्व करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स को अलग सोल्व करता हूँ, ठीक है। एक आयरन को अलग सोल्व करूँगा, यहाँ पर 2 आयरन है तो दोनों आयरन के अकॉर्डिंग निकालूंगा और एक बार इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझना, ये जो मॉलिकुलर फार्मूला निकल के आया, इसमें मैं चेक करूँगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ना कि मैं उसमें चेक करूँगा कि मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला था उसमें चेक करूँगा। समझ में नहीं आया लोगों के,
मैं अब अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें चेक नहीं करूँगा। हाँ जी, मैं इसमें चेक नहीं करूँगा, मैं किसमें चेक करूँगा, इसमें। समझ में आया नहीं आया? इसमें मैं चेक नहीं करने वाला। क्यों? एम्पिरिकल में मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि दो ऑक्टेहेड्रल स्पीशीज हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सही है, आ जाओ। आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें केवल माइंड गेम था। क्या था? माइंड गेम। इसको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत गजब का क्वेश्चन था ये। आ जाओ, FeH2 का होल 6। देखो इसको जब आप सोल्व करोगे, यहाँ पर देखो Fe पर क्या है, दोनों पर +2 चार्ज है, इस पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है। ठीक है, तो +2 जब होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d6। क्या आता है? 3d6। लो भैया, मतलब Fe जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, 3d6। इधर भी इस वाले में भी क्या आएगा, Fe का 3d6 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3d6। अब देखना, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या यहाँ पर तो नहीं होने वाला, जबकि यहाँ पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिगेंड कैसे हैं, साइनाइड के। कैसे लिगेंड कैसे हैं यहाँ पर, साइनाइड। यहाँ पर वाटर है, वाटर में यहाँ पर कभी भी क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर हो जाएगा भैया, ये लो। क्लियर? अब देखना, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उस केस में आप 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो, ये लो 5 और 1 ये 6। सही है, इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आपने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन आपने कराया, तो उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो जाते हैं, इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखाया, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। अब मैं देखता हूँ कि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, कितने आते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो भैया 0 क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो 4 अनपेड जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, एक आयरन के लिए। यहाँ पर इस वाले ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 हैं ऐसे, इसमें क्या है, ऐसे 2 हैं, ये ऐसे 2 टाइप के आयरन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं टोटल अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो देखो यहाँ से तो कोई है ही नहीं, मतलब इसका तो कोई काम है नहीं। यहाँ पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। इधर देखते हैं तो एक आयरन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 2 आयरन कितने रखेंगे, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कितने आ जाएंगे, हाँ जी 4 × 2 = 8। कितने आ गए यहाँ पर, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। अब 8 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स में है। किसमें है, पूरे इस कॉम्प्लेक्स में। सही है बात? हाँ जी। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितनी आयरन मेटल हैं, कितनी आयरन मेटल हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब क्वेश्चन का पढ़ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। देखो 2/3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आयन, मतलब एक आयन के हिसाब से निकालना है आपको। एक आयन मतलब एक मेटल के हिसाब से। क्लियर? एक मेटल आयन, यहाँ पर 2/2 1/3, यहाँ 1 और 4। समझना भैया इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर आपके पास 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेटल आयन कितने हैं यहाँ पर, 3। मतलब 3 मेटल आयन 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो अब एक मेटल आयन कितना रखेगा भैया, जनरल मैथ्स। अब क्या है, जनरल मैथ्स। हाँ जी देखो, हाँ जी 3 क्या हो गया, ये रहा 3 मेटल आयन हैव, हाँ जी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी आपने निकाला ये चीज़, ये 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी आपने निकाली सारी चीज़ें ये। ठीक है, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, 8 यहाँ से कोई नहीं निकला, 0। ठीक है, और मेटल आयन कितने हैं, 3। देख लो यहाँ पे कितने मेटल आयन है, 3। आ जाओ, हाँ जी 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर मैं एक मेटल आयन की बात करता हूँ, एक मेटल आयन है, हाँ जी कि वो कितने रखेगा, 8/3। कितने रखेगा, 8/3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब देखो 8/3 का मतलब क्या हो गया भैया, 3 का भाग लगाओगे आप तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 2 सही 2/3। कितना आएगा, 2 सही 2/3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आयन। लो भैया,
मेरे हिसाब से अभी चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये आनी भी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, बोलो जी, कोई समस्या हो तो बताओ किसी भी तरीके की। मतलब ये क्वेश्चन जो था इसमें जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाँ जी, ये इसमें आएगा राइट आंसर, क्या आएगा? ये वाला, ये जो है ये राइट आंसर है इसका। क्लियर? ये वाला ए इज द राइट आंसर। क्यों है राइट आंसर? मैंने आपको बता दिया कि इसका अपन, ये आपको दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को सोल्व करते हुए आप निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आपको हिंट भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हिंट दिया हुआ था कि इसमें 2 ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज इन्वॉल्व हुई है जो कि सेम टाइप ऑफ लिगेंड रखती है, H2O वाले अलग और CN वाले अलग, दोनों का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने चेक करा कि भैया कौन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली। क्लियर है चीज़? हाँ जी, ओके। अपना आंसर क्या आया? 2/2/3। यस में अगर ऑप्शन में ये होता 8/3, क्या आता? 8/3, तो वो आंसर भी क्या होता? सही होता। क्लियर है चीज़? या तो ये दे दें या फिर बोलते आपको 8/3, 8/3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पर आयन। तो यह आपका क्या होता है यहाँ पर VBT का जो लिमिटेशंस है वो सारी खत्म होती है। और अपन ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करे, हर तरीके का हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे थे, वो अगर आपसे सॉल्व हुए तो बहुत अच्छे, नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उन कॉम्प्लेक्सेस को मैं वापस से सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है चीज़? ओके, यहाँ पर अपना VBT वाला कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ओके, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी नीड है रियल में। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच।